Hello and welcome. I hope you all are doing well. Dear friends, I am Mujarib Khan and in this video we will discuss about one of the most influential Western philosopher, that is Immanuel Kant. So before starting discussion, I would like to highlight the main points that we will discuss about Immanuel Kant. First of all, we will talk about his brief life history, and after that we will discuss about his important works, and then we will discuss about his philosophy and educational thoughts. So without wasting time, let's start our discussion. इम्यूनल कांट की बात करी जाए तो इम्यूनल कांट जो है ये एक जर्मन फिलोसफर थे। इम्यूनल कांट 22 अप्रैल 1724 को कोनिसबर्ग प्रूशिया के अंदर पैदा हुए। उस वक्त जर्मनी के ऊपर जो है प्रूशियन एम्पायर का कंट्रोल था, तो तब तक जो है जर्मनी की यूनिफिकेशन नहीं हुई थी। तो ये जो जर्मनी का जो भी हिस्सा था उसके ऊपर प्रूशियन एम्पायर का कंट्रोल था। तो यहाँ पे इम्मानुएल कांट पैदा हुए कोनिसबर्ग में। इस जगह को जो है आज के वक्त में इसको कहा जाता है कैलिनग्रैड, रशिया। कांट की जो कंप्रहेंसिव और सिस्टमैटिक वर्क्स थे, किसके अंदर जी, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, मेटाफिजिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, एस्थेटिक्स हो गया, इनके जो इन फील्ड्स में काम थे, इन्होंने इम्मानुएल कांट को इन्फ्लुएंशियल फिगर बना दिया था। किसका जी? मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में। इम्मानुएल कांट जो है ये ज़्यादातर जो है इनका वक्त जो है रीडिंग के अंदर ज़्यादा था, ज़्यादातर ये पढ़ते थे। इनको इम्मानुएल कांट को एडवेंचर के अंदर, एडवेंचर, म्यूज़िक, पोइट्री, किसी चीज़ में इनको इंटरेस्ट नहीं था। और ये कहा जाता है कि इम्मानुएल कांट ने अपनी पूरी लाइफ जो 79 ईयर की उनकी 79 और 80 ईयर जो उनकी लाइफ थी, वो जो है उन्होंने अपने टाउन के अंदर ही गुजारी, और पूरी लाइफ में वो सिर्फ 20 किलोमीटर जो है चले हैं। तो इम्मानुएल कांट ने जो है थ्रू आउट लाइफ मैरिज भी नहीं करी। तो उनको जो है सबसे ज़्यादा जो उनकी फेवरेट थिंग्स टू डू थी, जो उनकी पसंदीदा चीज़ें जो वो करते थे, वो थी उनमें जी रीडिंग साइंस, उसके बाद फ़िलासफ़ी पढ़ते थे, और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेचर के बारे में जानना चाहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन चीज़ों का वो नॉलेज गेन करना चाहते थे। तो दूसरे जो फ़िलासफ़र्स हैं या सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे, एक्सप्लोर करते थे। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है इन्होंने ये कहीं भी नहीं गए और इन्होंने ना कुछ एक्सप्लोर किया। ये सिर्फ जो है हर वक्त जो है बस रीडिंग रीडिंग रीडिंग, ये हर वक्त जो है पढ़ते रहते थे कुछ ना कुछ। तो इम्मानुएल कांट जो है ये 1740 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कोनिसबर्ग के अंदर इन्होंने एडमिशन करवाई अपनी, और वहाँ पे अपनी जो है एजुकेशन स्टार्ट की। और ये किसके स्टूडेंट थे जी? थियोलॉजी के स्टूडेंट थे। तो उसके बाद जो है 1746 के अंदर इम्मानुएल कांट के फादर की डेथ हो गई, और ये फाइनेंशियली जो है अच्छे तरीके से स्टेबल नहीं थे। इसलिए बीच में उन्होंने क्या करा, अपनी जो है एजुकेशन छोड़ दी, और उसके बीच में जो है कुछ उन्होंने काम किया, पैसे वगैरह इकट्ठे किए, और उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करी। तो इसी दौरान उन्होंने क्या करा जी, जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग हिज ट्यूटरिंग, या प्राइवेट ट्यूटर भी थे जो है, ये साथ साथ अपना भी पढ़ते थे और जो है दूसरों को पढ़ाते भी थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए, साइंस के पेपर्स इन्होंने पब्लिश करे, जिसके अंदर क्या शामिल था, जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस, जो उन्होंने पब्लिश करा था 1755 के अंदर, ये पेपर भी इसमें शामिल था। तो उसके बाद जो है इन्होंने तकरीबन 15 ईयर जो है ये उन्होंने एज ए प्रोफेसर काम किया, किसका, लॉजिक्स एंड मेटाफिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इन्होंने काम करा। तो इम्मानुएल कांट जो है ये 12 फरवरी 1804 में 79 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई।
कोनिग्सबर्ग प्रूशिया के अंदर। तो इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की। तो इमैनुअल कांट का जो सबसे शानदार काम था वो था जी क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। ये जो बुक थी इनकी, ये जो है 1781 के अंदर जो है इसको पब्लिश किया गया। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो है मैंने पॉइंट्स देख लेते हैं। उसके बाद जो है कांट ने बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क्स किसमें जी, एथिक्स पे, रिलीजन पे, लॉज पे, एस्थेटिक्स पे, एस्ट्रोनॉमी पे और हिस्ट्री के अंदर जो है बहुत सारी पेपर्स, बुक्स वगैरह पब्लिश करी। तो उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, एक थी जिसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। देन उसके बाद जो है इनकी कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स थी और जो उन्होंने पेपर पब्लिश करे थे उनमें जो है एक थी जी द यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री, ये जो है पब्लिश हुई थी 1755 के अंदर। और उसके बाद जो है द क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न, ये जो है पब्लिश करी गई थी 1788 के अंदर। उसके बाद जो है द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, ये जो है 1797 के अंदर पब्लिश करी गई। देन उसके बाद जो है पब्लिश करेगी द क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790 के अंदर जो है ये इनकी बुक जो है और रिसर्च पेपर पब्लिश करा गया। देन उसके बाद इन्होंने रिलीजन के बारे में जो है लिखना स्टार्ट किया कब, 1793 के अंदर। ये थी जी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ इमैनुअल कांट के। और उसके बाद जो है अब हम डिस्कस करते हैं क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। अगर हम कांट की लाइफ की बात करें तो कांट की जो लाइफ थी इसको डिवाइड किया गया है 3 फेजेस के अंदर। जो फर्स्ट फेज़ था जी, ये था जी रैशनलिस्ट। दूसरा फेज़ जो है ये था जी एम्पिरिसिस्ट। और जो थर्ड फेज़ था वो था द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रैशनलिस्ट क्या है। रैशनलिस्ट जो है इनका ये मानना था कि जो भी नॉलेज है ये हमें फैक्ट्स और रीज़न से मिलता है, जबकि दूसरी तरफ एम्पिरिसिस्ट या एम्पिरिज्म की बात करें तो उनका मानना था कि जो नॉलेज है, जो हमें ज्ञान है, ये हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है, वो एक्सपीरियंस से मिलता है हमें। तो जो इमैनुअल कांट थे ये इन दोनों चीज़ों से बहुत ही इंस्पायर थे, क्योंकि जो एम्पिरिसिस्ट थे इनको लीड कर रहे थे लेबनीज़। तो लेबनीज़ से भी जो है इमैनुअल कांट बहुत ही इंस्पायर थे। और दूसरी तरफ जो रैशनलिस्ट थे इनको लीड कर रहे थे ह्यूम। तो ह्यूम भी जो है, ह्यूम से भी बहुत इमैनुअल कांट जो है ह्यूम से बहुत इंस्पायर थे। इसलिए ये कंफ्यूज थे कि किस तरफ जाया जाए, रैशनलिस्ट की तरफ जाया जाए या एम्पिरिसिस्ट की तरफ जाया जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या किया, इन एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट दोनों में से बीच का रास्ता चुना और उन्होंने जो है बीच का रास्ता अपनाया, मिडिल पाथ जो है इन्होंने अपनाया और उस पर जो है अपना काम करना शुरू करा। तो इनका जो मिडिल पाथ था, इन्होंने रीज़न इसलिए इन्होंने क्या करा, इमैनुअल कांट ने रीजन्स और एक्सपीरियंस दोनों को साथ लेकर चले और उन्होंने ये कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि किस तरीके से रीजन्स और जो एक्सपीरियंस हैं आपस में जो है इंटरेक्ट करते हैं,
किस तरीके से जो है इंटरेक्ट करते हैं थॉट और अंडरस्टैंडिंग के साथ। और ये जो रिवोल्यूशनरी प्रपोजल था जो उन्होंने एक्सप्लेन करा था, इसने जो है जो इनका रिवोल्यूशनरी प्रपोजल था जिसने एक्सप्लेन करा था हाउ एन इंडिविजुअल माइंड ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस इनटू अंडरस्टैंडिंग, के जो है किस तरीके से एक इंडिविजुअल का माइंड ऑर्गेनाइज कर सकता है एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंडिंग के अंदर, द वे द वर्ल्ड वर्क्स, के किस तरीके से जो है दुनिया काम करती है। इमैनुअल कांट का ये जो डिस्प्यूट चल रहा था किसके बीच में, एम्पिरिसिस्ट और दूसरा रैशनलिस्ट अप्रोच के जो लोग थे, इनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, इसी को रिजॉल्व करने की उन्होंने कोशिश करी। तो उन्होंने कहा जी कि जो है नॉलेज जो है ये हमें गेन होता है थ्रू रीजंस एज वेल एज एक्सपीरियंस। तो ये जो था ये इनकी फ़िलॉसफी का सेंट्रल थीम था। तो इसके बाद जो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न के बाद जो है कांट के क्या व्यूज़ थे। कांट ये कहते थे कि जो एक्सपीरियंस है ये प्योरली सब्जेक्टिव है, किसके बगैर, अगर ये रीज़न के बगैर प्रोसेस ना किया जाए तो ये जो है क्या है, सब्जेक्टिव है। और उसके बाद और उनका ये भी मानना था कि यूजिंग रीज़न विदाउट अप्लाइंग इट टू एक्सपीरियंस ओनली लीड्स टू थ्योरेटिकल इल्यूजन। अगर हम सिर्फ रीज़न को एक्सपीरियंस के विदाउट जो है अगर उनको अप्लाई किया जाए तो ये सिर्फ हमारे लिए इल्यूजन क्रिएट करती हैं और इनमें और इनका जो है अस्तित्व में इनका कोई भी मकाम नहीं है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो है ए ट्रू प्रिंसिपल इज़ वन दैट सिनर्जाइजेज रीज़न विद एक्सपीरियंस। इन्होंने कहा कि ट्रू प्रिंसिपल वो है जो सिनर्जाइज करे किसको जी, रीज़न को एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद जो है शुरुआत हुई जी किसकी, ओरिजिन ऑफ मॉरल लॉज। कांट ने जितने भी जो मॉरल लॉज थे, जो एक्सटर्नल सोर्सेज थे उन सब को कांट ने रिजेक्ट किया। यानी कि जो मॉरल लॉज हमें कुरान से, गीता से, बाइबल से या दूसरी जो इम्पॉर्टेंट रिलीजियस बुक्स हैं उनसे मिलती हैं, उन सब को जो है इन्होंने क्या करा, रिजेक्ट करा। कांट का ये मानना था कि जो है कांट ने ये प्रूव किया कि जितने भी मॉरल लॉज हैं वो सब के सब ह्यूमन रीजन से डिराइव हुए हैं, ना कि जो है ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से आए हैं। तो उनका ये यकीन, ही बिलीव्ड दैट मैन हैज़ अ सेल्फ लेजिस्लेटिंग कैपेसिटी। उनका ये मानना था कि जो इंसान है, जो आदमी है, इसके अंदर खुद कानून बनाने की क्षमता है। इसलिए कोई भी जो है जो एक्सटर्नल सोर्स से मॉरल लॉज थे, इसलिए उनको उन्होंने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी किसको, जिसका नाम था जी डियोंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कांट, जिसका डियोंटोलॉजी का मतलब होता है जी ड्यूटी। डियोंटोलॉजी ये जो है दो ग्रीक वर्ड से निकला है, डियोन जिसका मतलब है ड्यूटी और उसके बाद लोगोस जिसका मतलब है जी रीज़न। इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स दैट एन एक्शन इज़ मॉरल। इसका ये मतलब है जी डियोंटोलॉजी का मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्शन, दैट एन एक्शन इज़ मॉरल, कोई भी जो एक्शन है वो मॉरल है। इफ़ इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए ड्यूटी, अगर उसको क्या माना जाए, एक ड्यूटी माना जाए, तो कोई भी जो एक्शन है वो क्या है, मॉरल है। विद द रीज़न के साथ, दैट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, जो है यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेबल हो, ऐसी रीज़न के साथ जो एक्शन करा जाए और उसको आप ड्यूटी माना जाए तो वो क्या है जी, एक मॉरल है। उसके बाद जो है इन्होंने कहा जी वी मे लाइफ फॉर रीज़न एडवांटेज समटाइम्स। हम क्या करते हैं, कभी कभार अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो है ये क्या बन जाए जी, एक यूनिवर्सल लॉ, यानी कि झूठ बोलना जो है पूरी दुनिया के अंदर माना जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो है हैंस वी शुड नॉट लाई, हमें झूठ नहीं मानना चाहिए। उन्होंने और जो है फर्दर कहा कि जो मोरालिटी है ये एक डिवाइन लॉ नहीं है, बल्कि
बट ए लॉ दैट कैन बी डिटरमाइन यूजिंग रीजन्स एंड लॉजिक, बल्कि ये एक ऐसा कानून है, ये एक ऐसा लॉ है जो डिटरमाइन किया गया है रीजन्स और लॉजिक का इस्तेमाल करके। तो अब हम जो है डिस्कस करते हैं कि इमैनुअल कांट का मॉरल एक्शंस एंड ड्यूटी के रिलेटेड क्या व्यूज़ थे। उनका ये मानना था कि जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं हैव नथिंग टू डू विद द मॉरल ड्यूटी, कि जो जितने भी किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है, इसका मॉरल ड्यूटी के साथ कोई लेना देना नहीं। और मॉरल एक्शन में लीड टू गुड और बैड कॉन्सिक्वेंसेज, कोई भी जो मॉरल एक्शन है इससे किसी गुड या बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किसी का भला हो सकता है या किसी का बुरा भी हो सकता है। तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा, इनका ये कहना था, इनका ये मानना था कि जो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन डज नॉट डिटरमाइन द मॉरल वैल्यू ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम का कोई भी जो रिजल्ट होता है, नतीजा होता है, वो ये नहीं दिखाता, वो ये नहीं दर्शाता कि डिटरमाइन द मॉरल वैल्यू ऑफ एन एक्शन, कि ये जो है किसी भी काम की मॉरल वैल्यू है। एन एक्शन लीडिंग टू अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज कुड बी मॉरल, कोई भी काम जो है लीडिंग टू अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, इससे जो है अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, कुड बी मॉरल, ये जो है मॉरल हो सकते हैं। एंड एन एक्शन लीडिंग टू गुड कॉन्सिक्वेंसेज कुड बी इमॉरल, और कोई भी जो एक्शन है जिससे अच्छे नतीजे हों, ये जो है इमॉरल भी हो सकता है। इसका कहने का यही मतलब है कि जो अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस, कोई भी जो काम है उसके जो अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको जो है मॉरल भी माना जा सकता है, और कोई ऐसा काम जिससे किसी का जो है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे हैं वो जो है मॉरल भी हो सकता है। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। डिमोलिशन ऑफ इलीगल प्रॉपर्टी कैन बी मॉरल, अगर हम कोई भी जो इलीगल प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ये जो है मॉरल भी हो सकता है। थ्रो में हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, अगरचा जो है इससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी कि जो उस इलीगल जो प्रॉपर्टी है उसके आसपास अगर कोई किसी गरीब को नुकसान हो रहा है, किसी मज़दूर जो हैं उनको नुकसान हो रहा है, या जो है वहाँ की जो आसपास की जो लोग हैं उनको नुकसान भी हो रहा है, तब भी जो है ये जो डिमोलिशन है, ये क्या है, इलीगल प्रॉपर्टी का जो डिमोलिशन है ये जो है मॉरल हो सकता है। और उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है उससे वो हम देखते हैं, हैंगिंग आ नीडी पर्सन विद माइनर क्राइम। हैंगिंग आ नीडी पर्सन, किसी एक ऐसे नीडी पर्सन को सजाए मौत देना जिसका छोटा सा क्राइम हो, छोटा सा जुर्म हो, ये भी जो है इमॉरल हो सकता है। बट इट लीड्स टू गुड कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन इससे जो है अच्छे नतीजे भी हो सकते हैं। वन शुड ओबे द मॉरल लॉ एज अ ड्यूटी, हर किसी को जो है मॉरल लॉज को एज ड्यूटी समझना चाहिए, विदाउट बॉदरिंग अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, उसके जो नुकसान या फ़ायदे के बारे में सोचे बिना ही हर किसी को क्या करना चाहिए, मॉरल लॉज को अपनी ड्यूटी मानना चाहिए। ये जो है ये व्यूज़ थे इमैनुअल कांट के मॉरल एक्शन और ड्यूटी के रिलेटेड। उसके बाद जो है कुछ और भी मॉरल लॉज डिराइव हुए हैं, कहाँ से जी, कांट के बहुत सारे लॉज थे। कांट ने ये भी कहा है कि यू शुड नॉट स्टील, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट इंजूर, आपको किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। यू शुड नॉट किल, आप जो है किसी को मारना भी नहीं चाहिए, जान से नहीं मारना चाहिए। यू शुड बी काइंड टू अदर्स, आप जो है आपको क्या होना चाहिए, दूसरों के साथ मेहरबान रहना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट मॉरल लॉज थे किसके जी, इमैनुअल कांट के। अब हम जो है आखिर पे, ये हमारे पास आखिरी स्लाइड है, और अब हम बात करते हैं कि कांट्स के एजुकेशन के रिलेटेड क्या थॉट्स थे। तो कांट का ये मानना था कि जो एजुकेशन है ये इन्हांस करती है किसको जी, हाउ टू थिंक एंड बिहेव, कि जो है किस तरीके से आप जो है सोच सकते हो और बर्ताव कर सकते हो थ्रू फिज़िकल एजुकेशन, एंड उसके बाद प्रैक्टिकल एजुकेशन के थ्रू किस तरीके से आप जो है फिज़िकल एजुकेशन और
प्रैक्टिकल एजुकेशन के थ्रू किस तरीके से आप जो है सोच सकते हो और बिहेव कर सकते हो। फिज़िकल एजुकेशन जो है ये क्या करती है, इमैनुअल कांट का मानना था कि जो है फिज़िकल एजुकेशन क्या करती है, डेवलप करती है कल्टीवेशन ऑफ द माइंड, कल्टीवेशन ऑफ माइंड को ये डेवलप करती है। देन उसके बाद जो है फिज़िकल एजुकेशन क्या करती है, डिसिप्लिन को डेवलप करती है, और उसके बाद जो है इंटेल्स करती है नर्चर को। देन जो है प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है ये डेवलप करती है स्किल्स, ड्यूटी, और उसके बाद रिलीजन को जो है ये डेवलप करती है। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल ट्रेनिंग, एंड जो है मॉरल ट्रेनिंग किसके बेस, मॉरल ट्रेनिंग जो है किस पे बेस है, मैगज़ीन पे। और मैगज़ीन क्या बना, मॉरल ट्रेनिंग जो है जो मैगज़ीन पे बेस है ये क्या करती है, करैक्टर को शेप करती है, और उसके बाद जितने भी करैक्टर हैं जिसमें कल्टीवेशन ऑफ माइंड, डिसिप्लिन, नर्चर, स्किल, ड्यूटी, रिलीजन, ये सब चीज़ें मिलके ये इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती हैं, गुड मैन बनाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी डिस्कशन इमैनुअल कांट के रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो वीडियो कंक्लूड करने से पहले, वीडियो को एंड करने से पहले हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इमैनुअल कांट की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, कि जो है कहाँ पैदा हुए वो, और उसके बाद जो है क्या उन्होंने काम करा, उनकी फ़िलॉसफी क्या थी, और उसके बाद जो है हमने उनकी डिफरेंट जो थ्योरीज थी, फ़िलॉसफी की जो डिफरेंट थ्योरीज थी उनके बारे में जाना। देन उसके बाद एजुकेशन के बारे में इनका क्या मानना था उसके बारे में हमने जाना। सो आई होप you all are enjoyed it. With this note, I am going to end my discussion. Thanks for watching. As always, God bless you all.